आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कर्नाटक चुनाव की। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी कांग्रेस पे पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वजह साफ है, 2019 का चुनाव बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज आएगा कि नरेंद्र मोदी की जो चाहत है, उनका एक जलवा है, उनकी प्रति लोगों की एक प्रभाव है, वो जनता के बीच बना हुआ है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो 30 साल का वो रिकॉर्ड भी टूटेगा कि एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, एक बार हम। और राहुल गांधी की जो आक्रामकता है गुजरात चुनाव से ही, उस पर और ठप्पा लगेगा कि बीजेपी बेशक कितनी भी राहुल गांधी की छवि को उस मोड़ तक ले जाने की कोशिश करे जो 13 और 14 में लेके जाने की, लेकिन राहुल गांधी वैसे बिल्कुल नहीं है। एक मजे हुए है, कहें कि एक राजनीतिक योद्धा के रूप में रण में उतर रहे हैं। तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यही बड़ी वजह है कि यह चुनाव बीजेपी और से कांग्रेस के साथ साथ राहुल बनाम नरेंद्र मोदी भी बन गया है। हालांकि जनता दल एस भी वहां चुनाव लड़ रही है। एक हीरा व्यवसायी है, उन्होंने भी अपनी पार्टी महिला ऑर्गेनाइजेशन से टिकट बांटे हैं, उन्होंने भी 224 सीट पे चुनाव लड़ाए हैं। लेकिन मूल जो एजेंडा है वो बीजेपी और कांग्रेस है। दोनों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं। लेकिन मैनिफेस्टो के लिए श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैनिफेस्टो जारी करते हैं, पहले तक तो वास्तव में हर व्यक्ति मैनिफेस्टो को देखता था कि वादा क्या किया जा रहा है हमसे, कितना जनता के बीच एक गहरी छाप छोड़ता है मैनिफेस्टो, कुछ उसका असर होता है। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव देश की दिशा देने वाला चुनाव बन गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि अपना शासन कायम रहे और राहुल गांधी अपने आप को स्थापित कर सके कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं तो मेरा वजूद किस प्रकार से मैंने दिखा दिया मोदी जी के सामने। और मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस से सत्ता छीनी जाए। तो आने वाला 2018 के 4 राज्यों के चुनाव, उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का माहौल ये चुनाव देगा और परिणाम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश में एक अलग तरह का राजनीतिकरण सामने आ जाएगा। कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि राहुल गांधी कहेंगे कि हमने जो कुछ कहा और किया वो लोगों ने स्वीकार किया और आगे भी हम आगे, क्योंकि बीजेपी के स्टेट हैं सारे, उसको किस प्रकार से वो छीन लेंगे। वो खुद के स्टेट को कायम रख करके और दूसरे लोगों को छीनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये चुनाव बड़े अलग ढंग के। मैं तो आज घोषणा पत्र दोनों के देख रहा था। दोनों के घोषणा पत्र में कुछ चीजें तो सेम रखी है उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से हमारे लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। तो एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम ऑर्गेनिक स्टेट बनाएंगे, 10 ऑर्गेनिक वो बना करके और पूरे उसको सेंटर्स को जोड़ेंगे और वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक जोन बना करके एक एग्रीकल्चर कॉरिडोर वो 10 सेंटर्स को जोड़ के कांग्रेस बनाने का वादा कर रही है। वो उससे कि किसान को अच्छा उनके उत्पादित माल का सही तरह से लाभ मिल जाए। उन्होंने भी नैपकिन वाली बात कही है बच्चियों को देने की, और वही बात बीजेपी ने भी कह दी है। वो भी बच्चों को लैपटॉप वगैरह देने की बात करें तो बीजेपी भी मंगलसूत्र भी दिए जाएंगे। और बीजेपी ने जोड़ दिया कि मंगलसूत्र और साथ में 25,000 रुपए जो बीपीएल पे रह रहे हैं उन्होंने सबके लिए नहीं कहा। और ये लैपटॉप वाली बात और सारी बात है वो बीपीएल तक सीमित रखी, आगे नहीं कहा है। उन्होंने कहा बाकियों के लिए उनको नैपकिन भी लेना पड़ेगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा, वो बातें कही। लेकिन बीजेपी क्या है, अब आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को पहुंचने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे, डेयरी का 100 करोड़ का बजट देंगे और 1 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात जो कह रही है, वो तो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में जैसे उत्तर प्रदेश में किया वैसे हम यहाँ पे भी करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी तरह से चुनाव कैसे जीते, दोनों ही पार्टी करें न करें वो बात अलग है, लेकिन घोषणा पत्र में तो इतना लालयित कर दिया, लोगों को दिखाने का प्रयास किया कि हम किस प्रकार से हम अपने आप को कांग्रेस के लिए कब्जे में रखें और उनके लिए हम छीन के रहेंगे। तो दोनों में घमासान का युद्ध जैसा माहौल है। अब दूसरे नेता मेरे को नहीं लग रहे, केवल उत्तर प्रदेश के सीएम तो जा रहे हैं चुनाव में, बाकी किसी भी सीएम को ना तो उपयोग कर रही है बीजेपी, ना कांग्रेस भी ज्यादा लोगों को बुला नहीं रही है। कांग्रेस में भी राहुल गांधी कमान संभाले हुए हैं और उनके मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां का माहौल अलग, लेकिन वहां बेंगलोर और मैसूर की जो एक ट्रैफिक की समस्या है और उसके अलावा वहां जो सफाई की समस्या है, कुछ ये 3-4 समस्याएं जिसको लेकर के दोनों ही पार्टियों ने कोई अपना रोड मैप नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने, कांग्रेस ने कहा है कि हम तो इसको बिल्कुल ट्रैफिक वाले को तो हम किसी प्रकार से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। तो एक
हो सकता है जिस प्रकार अब मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को इसमें, अब क्योंकि अब तक तो चुनाव हो गया, लेकिन आने वाले समय में चुनाव आयोग यदि ये मैंडेटरी कर दे कि जो आप घोषणा पत्र लागू करेंगे वो निश्चित रूप से लागू करने के होगा, नहीं तो आगे से वो पार्टी को मान्यता रद्द करने की बात होनी चाहिए। जिससे वास्तविकता क्या दिखाना चाहते हैं, वास्तविकता आप क्या दे सकते हो, वास्तविकता के आधार पर घोषणा पत्र बनना चाहिए। एक सपनों को दिखा करके आप केवल वोट बटोर करके चल देने वाली बात होती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। जैसे अशोक गहलोत ने राजस्थान में उस घोषणा पत्र को कैबिनेट में रख करके उसको सरकारी पार्ट बनाने का प्रयास किया था। अगर विधिवत रूप से चुनाव आयोग ये शर्त लागू कर दे कि आप जो भी घोषणा पत्र कह रहे हैं उसको आप कैबिनेट का हिस्सा बना करके उसको सरकारी डॉक्यूमेंट्स बना देंगे और उसको 5 साल में पूरा करेंगे, तो आपको आगे वाला चुनाव लड़ने के लिए मान्यता मिलेगी, नहीं तो रद्द कर देंगे। तो ये चीजें कर देंगे तो निश्चित राजनीतिक दल जो सपने दिखाते हैं बिना ख्याली पुलाव बता करके दे देते हैं कि बजट तो है नहीं, आप क्या कुछ दे सकते हैं, वो चीजें करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। इससे जनता आपके, अब क्योंकि जनता पहले जैसी नहीं रही है, अब उसको आप बहका करके ये नहीं कर सकते कि हम ये दे देंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक बात और अपने घोषणा पत्र में की, कन्नड़ की विश्वविद्यालय बना के स्किल विश्वविद्यालय बनाएंगे जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार दे सके। जैसे मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया वाली बात को उन्होंने कांग्रेस ने 1 सप्ताह पहले ही घोषणा पत्र लागू कर दिया और बीजेपी ने आज जावड़ेकर और येदियुरप्पा ने जारी किया। न तो मोदी थे न राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन दोनों ने आज घोषणा पत्र लागू करके बहुत बड़ी वो कह दी। वो देखिएगा कि वो बार बार प्रधानमंत्री जी आज जिस प्रकार से वहां की महिलाओं से सीधे जुड़े और वो कहने का प्रयास कर रहे थे कि महिला शक्ति अगर आगे आएगी तो हम जीत जाएंगे। बूथ पर महिला शक्ति सक्रिय करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि देखिए कि हमने कैबिनेट में स्थान दिया है महिलाओं को, और वो कहते भी है 2 महिलाएं हमारी आपके यहाँ से जुड़ती हैं, सुषमा स्वराज का नाम लेते हैं, निर्मला सीतारमण का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि कैबिनेट में हम महिलाओं को तरजीह देंगे अब जीतने के बाद भी। तो बहुत सारी चीजें, वो चीजें दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना आपके राज्य से जुड़ा हुआ हूं, चाहे पहले जुड़े हुए नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद वो बताते हैं कि संघ किस प्रकार से जुड़ा हुआ था और हम किस प्रकार से इसको, जिस प्रकार से दूषित शहर है आपके बेंगलोर की स्थिति बड़ी भयानक है कि वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। वो जाने आने की व्यवस्था होती नहीं कि आप एयरपोर्ट से अगर शहर में जाना चाहेंगे तो कभी 3 घंटे लग जाएंगे। तो इस प्रकार का जो माहौल किस प्रकार से सुधरे, दोनों ही पार्टी वादे तो कर रही है, वादे किस प्रकार से पूरे करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। तो आपके गले उतर रहे हैं कि नहीं दोनों पार्टियों के वादे? अभी देखिए वादे तो, क्योंकि यूपी में किस प्रकार के वादे किए, अब कितने वादे हुए, हमारे राजस्थान में भी कहते हैं कि 72% करीब पूरे कर दिए वादे। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा श्याम जी कि मेरा जो सवाल, मूल जो सवाल था, आम पब्लिक कितना भरोसा करती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं देखिए कुछ चीज वादे तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से हम महिलाओं को 1% ब्याज पे 2 लाख का ऋण देंगे, तो उन्नत जो कोऑपरेटिव स्टोर जैसे खुले, टाइमली खुले, तो वादे तो दोनों के अच्छे हैं। वादे किस प्रकार से पूरे भरोसा कर सकती है पब्लिक इन पे? पब्लिक भरोसा करेगी नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं वही जानना चाह रहा हूं नहीं किया। कितने सालों से चल रही है हमारे यहाँ पे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मैनिफेस्टो जारी भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने 66 में एक जारी किया था तो एक सिंगल उसका किया था कि इस तरह से हम चुनाव में जाएंगे और ये काम कर रहे हैं। धीरे धीरे स्वतंत्र पार्टी, दूसरी पार्टियों ने भी अपने अपने एजेंडे, पहले मौखिक रूप से ज्यादा कहा जाता था, ये मैनिफेस्टो नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे फिर एक ग्रंथ के रूप में आने लगे, बाकायदा एक किताब के रूप में। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो ग्रंथ इस वजह से मानता हूं कि आप उसमें एक प्रदेश के 5 साल के सपने बुनने का आप एक अपना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि हम ये सब चीजें करेंगे, जिसपे जनता भरोसा करती है। कई बार कहा जाता है कि सपने सच भी होते हैं, हम वो सपने देख रहे हैं, राजनीतिक दल दिखाते हैं तो भरोसा किया जाता है। लेकिन अब क्या वास्तव में पब्लिक बिल्कुल मैनिफेस्टो को इतना गौर से फरमा पाती है कि अखबार की सुर्खियां देखते हैं कि चलिए अच्छा ये भी चीज मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये गौर कितना करती है पब्लिक उस पे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनाव कर्नाटक का है और कर्नाटक का चुनाव नहीं, वो तो प्रदेश के देखे रंगत सभी जगह मतदाता की जैसी होती है, राजस्थान हो चाहे कर्नाटक हो चाहे गुजरात। चुनाव इस देश में अलग तरह का चुनाव, इस बार का चुनाव नहीं, वो मैं सहमत हूं आपसे, आपकी बात से सहमत हूं। घोषणा पत्र इसलिए बनाया है दोनों ने कि लुभावना कि किसी प्रकार से जीता जाए इस चुनाव को। चुनाव जीतने के बाद भी आप
यानी कि जनता के जेहन में उतारा जाए इस घोषणा पत्र को कि हम आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से 5 साल समर्पित रहेंगे और ये काम करेंगे। राजनीतिक भविष्य जो है, देश की राजनीतिक का भविष्य इस कर्नाटक चुनाव की हार जीत पर टिका हुआ है। इसलिए दोनों ही पार्टी किसी भी तरीके से अपना घोषणा पत्र इस प्रकार का लुभावना बनाया है कि वो जनता के बीच में जाके कहे कि हमको तो आप जिता दो, आगे हम सब कुछ दे देंगे आप जी। इस तरह से चलिए सोमानी जी आपके पास आना चाहूंगा। सोमानी जी, एक बीजेपी में थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैनिफेस्टो जारी करना आप संकल्प पत्र की ओर ले जाने लगे उसको, अब कि औपचारिकता भर रह रहा है कि अब कांग्रेस ने भी कर दिया, जनता दल एस ने भी कर दिया, करना तो हमें भी पड़ेगा। ये सवाल मेरा सिर्फ इस वजह से है कि उत्तर प्रदेश के 6-7 चरण में मतदान हुआ था, 1 या 2 चरण के मतदान हो चुके थे जब तक मैनिफेस्टो नहीं आया था आपका। तो अभी भी जब मतदान यानी कि चुनाव प्रचार में मात्र 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाद में, 5 दिन भी नहीं है तो चलिए एक सेम डे को भी अगर काउंट करते हैं तो 5 दिन मात्र बचे हैं। इसके बाद में आपके चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहां पे 12 को मतदान है, 10 की शाम को 5 बजे और हो जाएगा। 5 दिन मात्र है आपके पास में। मैनिफेस्टो 5 दिन पहले आप जारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरण का मतदान हो जाता है, उसके बाद आप मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं। गुजरात में 1 दिन पहले, हाँ 1 या 2 दिन पहले आप लेकर के आ रहे थे। बिल्कुल आप एक समय के बिल्कुल उस पास में लेकर के जा रहे हैं। तो बीजेपी क्या, मैं अच्छी बात मानता हूं कि वास्तव में अगर आप करने में विश्वास रखते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि जनता खुद देखे कि हमने क्या किया है। योगेंद्र जी, जब केंद्र में सरकार होती है जिस पार्टी की और जो पूरे देश की जो भौगोलिक स्थिति और जहां पर जिस प्रकार के चुनाव होते हैं वहां के समूह के बीच में जो आम जन की भावना आती है, जो आवश्यकता होती है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो जब घोषणा की जाती है। कांग्रेस की आप देखिए, राजस्थान में जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव की वोटिंग के बाद सचिन पायलट, कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान ने यह बात कही कि जिला स्तर पे घोषणा पत्र जारी किए जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हर जिले पे अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे तो जहां समझते वहां तक इसका प्रभाव पड़ेगा। घोषणा पत्र को एक पुलिंदा बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, जबकि आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी की, आप देखें, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था जिसमें आप देखें कि 835 की जो एक आंकड़ा था बेटियों को बढ़ के 955 पे लगभग उसमें ग्रोथ हुई। आप ये देखें जल स्तर, जो माननीय मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन योजना को राजस्थान में एक आत्मसात किया तो आप 4.66% उसका लेवल बढ़ा। आज जो योजनाएं, चाहे स्कूटी वितरण का मामला हो देवनारायण में या कहीं भी घोषणा में जो किया गया है, आज पानी बिजली की जो स्थिति है, लाइट की जो आप देखें कि अपने आप में कांग्रेस सरकार का पूर्व कार्यकाल आप देखें कितनी लाइट उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आज जल पानी मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे उसके लिए हो, उसके बाद आप बिजली की स्थिति देखें, समय सुधार हुआ है। सोमानी साहब देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया का काम एक दर्पण की तरह है, आईना दिखाते हैं हम। अब वो चेहरा अगर मेरा काला है फिर भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल मैं तो फेयर एंड लवली लगा करके गोरा होकर के दिखना भी वैसा ही चाहिए। सर एक सेकंड, सड़कें देखिए, माफ करिएगा, मैं बिल्कुल, मैं देखिए ये नहीं कर रहा, काम नहीं किया। अपन बिजली पानी के लिए हम कितने दावे और वादे क्यों करते हैं? हम जयपुर में बैठे हुए, जयपुर से बाहर निकलिए आप, जयपुर के बाहर की पोजीशन आप गांव की बिजली की देखिए। हम यहां से कहते हैं कि बिल्कुल 20 घंटे बिजली देती है। मैं आपको वादा करके और चुनौती देता हूं सर, आपकी सरकार, आपका सिस्टम बहुत मजबूत है। आप प्रदेश के 100 गांव ऐसे बता दीजिए जो रूरल बेल्ट में हैं, जो बिल्कुल थोड़े इंटीरियर में, जहां 8 घंटे से ज्यादा अगर बिजली आती होती है तो आंकड़े हैं आपके पास में, निकलवा लीजिए। योगेंद्र जी, मैं तो 8 घंटे कह रहा हूं सर। हाँ 6 घंटे से ज्यादा भी नहीं आती है सर बिजली। 8 घंटे की बात तो विधानसभा में मना कर दी। तो सर आप ये बताइए, हम ऐसे बातें, मैं सिर्फ आपसे कहा ना कि घोषणा पत्र आप जारी करें नहीं करें, 10 घंटे की मैंने देखिए अक्सर ये बात कहता हूं कि मैं कर्म आप वो करिए ताकि लोग कहें कि वास्तव में पार्टी वो है, या वो वक्त स्वर्णिम काल रहा कि आज भी कई, चाहे मुगल शासक है, कईयों को कहा जाता है कि उनका वक्त स्वर्णिम काल रहा हिंदुस्तान के लिए। ऊर्जा में कितना बजट और डिस्कॉम की जो स्थिति है, जो पूर्व में जो कितना उनकी स्थिति हो गई थी कि बिजली पे कितना भार बढ़ चुका था, उसको कम करके और उसको सकारात्मक रूप से कार्य करने के लिए हुआ। वो भी वो आप ऊर्जा से योजना में आप लेकर के चले गए, ये बात चलिए ठीक है कि सरकार की डायरेक्ट मॉनिटरिंग रहेगी, वो बात ठीक है। लेकिन वो भी मैं तो एक बात बताइए, उदय योजना में भी अगर आप लेकर के चले जाते हैं सर, पैसा तो सरकार का ही होगा, आप कहीं पे भी लगा दीजिए। आप चाहे मम्मी अगर पेमेंट करे ट्यूशन का, चाहे बापूजी करें जेब से, तो उसी घर की से जा रहे हैं पैसे। तो अलग कौन सा उदय योजना है कि जिसके अंदर से ऊपर से एलियंस लाएंगे पैसे, और वो पैसे आएंगे जो योग्य हम दे देंगे। और उसको सकारात्मक और सही जगह कैसे उपयोग में लिया जाए और कैसे आम जनता उसका फायदा मिल सके, इसके लिए सरकार तो निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप योगेंद्र जी, आप निरंतर देख रहे हो
कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न जिलों में और जिस तरह से क्वालिटी का वर्क नहीं हुआ सोमानी जी, धीरे धीरे उसमें आरजी गुप्ता इनके था, वही आरजी गुप्ता आपके, पता नहीं क्या दोनों को उससे लगाव है, जो आप भी रखते हो ये भी रखते हैं उसी को। श्याम जी, आपका तजुर्बा है और जिस तरह से कोई अनुभव है, आप तो सभी इसको पुराने समय से जानते हैं कि जिस डिपार्टमेंट को चलाने का कर्नाटक में 10 घंटे बिजली देने की बात कही है, तो कर्नाटक की स्थिति आप देखोगी, जब कांग्रेस ने ईवी कहा और कर्नाटक की जो स्थिति है वहां देखो, कांग्रेस ने तो 14 उम्मीदवार ही नहीं उतारे कई विधानसभाओं में तो, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है कर्नाटक में वो उसको इजाफा हो रहा है। आप देखिए कि जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विचारधारा बढ़ती जा रही है, तो आप ये सोचिए कि वहां कर्नाटक के लिए जनता के काम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो निरंतर जो अपनी बात को कह रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से संदर्भित हो। अब आप कहेंगे श्याम जी, वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 3 तलाक वाला मामला हो उसमें महिला मजबूत करने की, चाहे वो महिला दुष्कर्म का मामला हो तो केंद्र में चाहे, अरे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता था, कुछ नहीं करते, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति लोकसभा में उनको ले जाने के लिए जब सरकार बात नहीं करेगी, बात गए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे 3 तलाक आप 1978 में साहब आने वाले प्रकरण में कांग्रेस ने उसको लिया ही नहीं। आप देखो कांग्रेस ने तो उल्टा लिंगायत वाले बात करते हैं, वहां पे आप दे देते उनको आरक्षण देने की बात करते हैं, इन्होंने जब आपके पास भेज दिया। आप लिंगायत की बात करें, आप लिंगायत में आप देखिए कांग्रेस के मेरी इच्छा थी कि मैनिफेस्टो, हालांकि आसोपा साहब ने जिक्र कर दिया था पहले, उस वक्त मुझे चर्चा करना थोड़ा जरूरी हो गया था। मैं यहां क्योंकि समय कम है, मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो की स्थिति ये रह गई है कि सरकार, कोई पार्टियां कोई भी हो, सरकार तो बाद में बनती है, चुनाव में पार्टी होती है, पार्टी घोषणा करती है, घोषणा पत्र लेकर के आ जाती है, खुद गंभीर नहीं होती है। कई बार ये मैं नेताओं से कहते हुए सुनता हूं कि 6 महीने बाद, साल भर बाद जब पूछा जाता है कि सर आपका ये वादा क्यों, कि नहीं गलत है, वादा ही नहीं किया हमने। मेरे जन टीवी के ऑफिस में यहां बैठ करके एक मंत्री जी ने कह दिया कि हमने ये वादा ही नहीं किया, मैंने मैनिफेस्टो दिखाया कि सर आपका स्वराज संकल्प पत्र है, इतने नंबर पेज पे आपकी ये अनाउंसमेंट है, कि नहीं यूं थोड़ी होता है कोई। चले, तो खुद जब आप गंभीर नहीं रहेंगे तो पब्लिक को कैसे इसको गंभीरता से लेगी। खैर मैनिफेस्टो है, मेरा ही मानना है कि आप विचार करिए उस पर, केवल वोट के लिए उसे पुलिंदा मत बनाइए, आप उसको धरातल पे उतारने के लिए एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ में आप उतरिए, पब्लिक उस पर भरोसा कर सके और भरोसे के साथ में कह सके कि मेरे प्रदेश में ये काम हुआ, अमुक सरकार आई थी। मैं ये बता देना चाहता हूं, आप और आसोपा साहब बैठे हुए हैं, जनता के बीच आप लोग हमसे ज्यादा जाते हैं। पहले की तरह नहीं है कि इस गली के अंदर आप जा रहे हैं तो अमुक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लोग, यार मत जाइए, बस रामासामा करके वापस आ जाइए। आज एक घर में 6 जगह वोट डलते हैं, महज 10% लोग आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं, 90% ये तय करेंगे कि कैंडिडेट कैसा है, पार्टी का आचार विचार कैसा है, कैसे वोट डालने हैं। जो ये एक स्मार्टनेस कहूंगा मैं वोटर की, ये उस रूट पे हम जा रहे हैं। तो धोखेबाजी या आप शब्दों के पुलिंदे, या फिर कहें कि बिल्कुल हम जैसे कहेंगे पब्लिक उन्हें सहन करेगी या उससे में सहमत होगी, यह सब चीजें मेरे ख्याल में चलने वाली नहीं है। चलिए श्याम जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। मैं वहां पे बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से भी कहूं और जो भाषण का जो स्तर है पार्टियों का, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम गर्त की ओर जा रहे हैं। कोई भी नेता हो, कोई पार्टी हो, बहुत ही एक छिछोरापन जिसे कहा जा सकता है भाषण में, वो स्तर हो गया है। पब्लिक क्या ऐसी चीजों को लाइक कर रही है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आपके पास देखिए प्रधानमंत्री जी 4 साल में आपने क्या दिया कर्नाटक को, इसका हिसाब किताब कर्नाटक को देना चाहिए जाकर के, कि हमारी सरकार नहीं थी लेकिन हमारे केंद्र में थे, हमारे नाता होने के नाते हमने इस स्टेट को ये, अगर आपके पास गिनाने के लिए होना चाहिए, आप उस जगह बैठे हुए हैं। अब क्योंकि कांग्रेस पर कहने की स्थिति में नहीं आती कि भेदभाव किया, वहां यही हो रहा है कि हमने जो कष्ट करना चाहा आपने उसको पूर्ति करने के प्रयास नहीं किया। अब देखिएगा कावेरी जल विवाद वाला मामला है, आप वहां के डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री से समझौता कौन करता है? बीजेपी का अध्यक्ष। ये थोड़ी होना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए, वहां बताना चाहिए आप इस तरह का जातिगत और राजनीतिक भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी चीज को, क्योंकि अब आपको देश का चुनाव लड़ना है और 4 राज्यों का चुनाव लड़ना है, और इस चुनाव के बिना जीत हार के बहुत मायने होंगे। इसलिए आप कह रहे हैं कि हम आपको 10 घंटे बिजली भी दे देंगे और बच्चों को इजराइल घुमाने भी ले जाएंगे, और उन्होंने देखिए, मैं तो अभी देख रहा था, मैं तो जब कर रहा था कि किसानों को भी हम देंगे, और सिंचाई योजना एक सुखलाम वाली बात की कि 2023 तक हम उसको पूर्ति कर देंगे 1.5 लाख। मैं इस स्पीच पे, देखिए समय कम अपने पास में, इस स्पीच पे जाना चाहूंगा क्योंकि मैनिफेस्टो है, अपनी है, हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जनता
के साथ में कुछ हलावा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार किसी की भी बने, रिपीट होती है या बीजेपी आती है, जो भी होता है, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ये परंपरा हमारे यहाँ डलनी चाहिए। उसे इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि आप ये एजेंडा लेकर के जा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के पास में है और आप अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपके सिंबल को जब्त कर लिया जाएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि पब्लिक का भरोसा ना टूट सके। मैं तो सिर्फ स्पीच की लैंग्वेज की बात करना चाह रहा हूं। नहीं देखिए, इस प्रकार क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी जो स्पीच दे रहे हैं वो आप जिस प्रकार का राहुल गांधी को बिल्कुल ये कहें कि अनाड़ी है और उसको अनुभव नहीं है, और उसका मैं जिस प्रकार से आपके जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे उनको आदर के साथ ले जाता हूँ, करता हूँ, और सीखना चाहिए, ये सारी बात। लेकिन खुद के ऊपर भी वो चीज आती है कि आप किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं और किस प्रकार के, क्योंकि आम जनता के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन राजनीतिकरण करके किसी आप हो सकता है, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जब बन गए तो आप उसके ऊपर आरोप लगाएं चाहे कुछ ही करें, क्योंकि आपके पैरेलल आके खड़ा हो गया हो तो, क्योंकि अब आपके साथ कोई चारा नहीं। उनकी माँ आज नहीं बोल रही है, अब आपको मौत का सौदागर नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। अब वो उनको बताया जा रहा है कि मोदी जी आप पुरानी बातों को भूल करके बताने का प्रयास कीजिए कि आप करा क्या है, आपने देश को दिया क्या है, कर्नाटक को क्या दिया है, ये बताओ। आप ये नहीं बता रहे, आप केवल राजनीतिक तौर पर कि एक राजनीतिक परिवार आगे बढ़ रहा है, वो सारी बातें हो रही है, और फिर भ्रष्टाचार का बात करते हैं। आप येदियुरप्पा को और रेड्डी को साथ लेकर के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। आप कांग्रेस को ये नहीं कह सकते कि उनका, मैं वही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए जो मुद्दे खासकर कहीं पे भी किसी इलेक्शन में एक टेम्पो बनता है जिससे, वो होता है करप्शन, बेरोजगार, किसान, महिला, अपराध। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पंचरत्न की तरह होती हैं राजनीतिक दलों के लिए कि हम इन मुद्दों पर किसी को भी घेर सकते हैं, और हो भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहां सबसे बड़ी जो बात आ रही है, बीजेपी इस पर गिरती नजर आ रही है कि आप करप्शन की बात करके येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स को आप साथ नहीं रख सकते। आप पे सिद्धरामैया पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये भी देखें कि आपके साथ कौन बैठा हो, आप किस फेस पे दाव खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां की पब्लिक डिलीट कर रही है कि करप्शन कोई मुद्दा नहीं बचा है राजनीतिक दलों के लिए, एटलीस्ट कर्नाटक इलेक्शन में। मैं आपके पास आसोपास अब आना चाहूंगा कि देखिए एक पार्टी क्या पदाधिकारी है, ये बात ठीक है, लेकिन पब्लिक कितना लाइक करता है कि आपके जो स्पीच होते हैं उनमें एक गहराई नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक सुनने जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सुनने जाती है। मैं शब्द इस वजह से कह रहा हूं कि पंडाल खाली होते हैं। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसमें लोग जाते थे, वोट किसी को भी डालेंगे, लेकिन भीड़ इतनी होती थी कि मैंने आंखों से देखा हुआ है दोनों नेताओं को, कितनी भीड़ होती थी, और मेरे को लगता था कि उनमें से आधे लोग भी वोट नहीं डालते थे किसी पार्टी को, लेकिन सुनने के लिए जाते थे, और पड़ोसी अगर कोई खुसर फुसर करता था तो चुप कर देते कि सुनने दे यार मेरे को। वो दौर कहां चला गया? देखिए, आप मेरे से पार्टी लाइन से हटके पूछ, हाँ, मैं पार्टी लाइन से ही हटके बिल्कुल, मैं बैलेंस, आपने भी देखा होगा, मेरे ख्याल में ये दौर बहुत अच्छे से देखा होगा, मेरे से बहुत सीनियर है। मैं बैलेंस बात कहूंगा। हाँ, उससे पहले मैं इजाजत चाहूंगा, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक प्रश्न किया कि जिलेवार क्यों हो। उसका कारण ये है, सर एक सेकेंड बोल दीजिए। उसका कारण ये है कि वर्तमान जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश का जो टोटल बजट है उसको इम्बैलेंस तरीके से डाइवर्ट करती हैं। झालावाड़, धौलपुर, गंगानगर में आंदोलन चल रहा है, 3.5 लाख आबादी का मेडिकल कॉलेज मांग रहे हैं, उन्होंने धौलपुर को दे दिया वो मेडिकल कॉलेज। इसलिए बैलेंस करेंगे तो राज्य जिलेवार हम डाटा लाएंगे, ये उसका कारण है। बैलेंस हो नहीं सकता ना, आप एयरपोर्ट थोड़ी बना सकते हैं हर जिले में, बैलेंस कैसे करेंगे? चलिए, मैं तो जो मेरा एक सवाल है, मैं सुनना चाहता हूं उसको कि वो दौर कहां चला गया जिसमें स्पीच होते थे, लोग सुनने के लिए आते थे। देखिए, वो उसका कारण ये है कि तब लोगों के पास इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम था, वो नेताओं के मुखारबिंद से ही बात आती, भरोसा करते थे। एग्जैक्टली, भाई वो क्या बोल रहे हैं उसी वही उनके लिए इंफॉर्मेशन था। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम एनलार्ज हो गया। मैं अभी आपके पास आया हूं, एक रिपोर्ट पढ़ के आया हूं। भाजपा तो अहंकार में वो पढ़ती नहीं है। भाजपा जितना पढ़ने में कहा बात। चले हाँ, बोलिए क्योंकि मेरे मजेदार सवाल है, वो रह जाएगा। मैंने तो कसम खा रखी है, किसी भी टीवी चैनल में मुझे कोई इंटरप्ट करेगा मैं मौन हो जाऊंगा। गांधीवादी तरीका है ये आपका। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन है अध्यक्ष? गुजरात सिंह, आपके चहेते हैं। उसकी रिपोर्ट आई है कल परसों, रिपोर्ट तो 25 अप्रैल की है, परसों फ्लैश हुई है वो। उसमें पूरा डाटा है कि यूपीए 2 के 5 सालों में 38% ग्रोथ, ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र में जो कमोडिटी की पहुंच है 38% ग्रोथ हुई है। और पिछले 4 सालों में मोदी सरकार नहीं लिखा, ईयर वाइज ग्राफ है, वो 0% ग्रोथ है, 0% ग्रोथ इन 4 ईयर्स।
तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये भाषण में कुछ भी बोले, ये मैंने डाल दी कहीं व्हाट्सएप पे, वो घूम जाएगी 2-4-10 दिन में पूरे देश में घूम जाएगी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम वोटर के पास सीधा है, वो भाषण का वो सब समझता है, नहीं करता है। इसलिए मोदी जी का ग्राफ गिरने का एक कारण, राहुल गांधी जी का जहां तक आपने प्रश्न किया, मैंने पहले भी निवेदन किया कि वो विषयों पे तीखी भाषा बोलते हैं, व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में व्यक्तिगत तरीके से कोई बात नहीं बोलते हैं, और विषय तो तीखा है। अगर वो पूछते हैं नीरव मोदी, अगर वो पूछते हैं मेहुल भाई, अगर वो पूछते हैं किसान, अगर वो पूछते हैं, कॉमन कहा सर, पब्लिक जानिए, नेताओं को इंतजार हो रहा है भीड़ का, भीड़ नहीं जा पा रही है, लोग श्रोताओं को ढूंढ रहे हैं, श्रोताओं का कोई इंटरेस्ट नहीं है बड़े नेताओं की रैली में। मैंने आपको ये कहा साहब, देखिए रैलियों के बारे में, खास करके भाजपा की रैलियां, क्यों हम तो 4 साल नहीं, कॉमन है, आपका भी हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। आप तो सत्ता में हो, विपक्ष में कहा हूं आप, आपने रैलियों का जनरल बात पूछी है, जनरल इनकी सरकार है साहब। कर्नाटक में चले मैं आपके पास आना चाहूंगा मिस्टर सोमानी कि कर्नाटक वाली कट घट रहा है नेताओं का, जो ग्राफ रैलियों में दिख रहा है उससे मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि श्रोताओं को ढूंढ रहे हैं, पार्टी के वर्कर आते हैं। पहले रैली में आते थे, जो 36 कौम की आप बात करते थे, वो दौर निकल चुका। 70 के दशक में, 80 के दशक में जो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए वास्तव में 36 कौम के लोग आते थे, वोट डालते नहीं थे, डाले नहीं डाले इश्यू ये नहीं था, लेकिन सुनने आते थे, और कोई इतनी आपकी जैसी कोई फोर्स नहीं होती थी, कहीं हुल्लड़ नहीं होता था, लोग बैठ करके सुनते थे। सुशील जी की बात को, सुशील जी ने एक बात तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप बोलूंगा तो आप चीजें कर रहे हैं, तो मैं बात करना चाहूंगा पब्लिक का पब्लिक की बात कर रहा हूं। पब्लिक का क्या था कि उस वक्त जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समरसता और संविधान के जनादेश को स्वीकार करते हुए उसको एक समरसता का माहौल बनाए रखा। अब जब कांग्रेस ने इतने साल राज किया और भारतीय जनता पार्टी 20 स्टेट में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आप सुनो, एक लाइन सुने सर योगेंद्र जी, एक लाइन मेरी भी सुने आप, जिस तरह से भारत में बढ़ती जा रही है और जिस तरह से जनता का निरंतर उसके प्रति विश्वास हो रहा है, और आप एक, जिसे अभी आपने एक लाइन कही थी कि एक परिवार में 9 लोग 8 लोग हैं तो वो अपने हिसाब से वोट देते हैं, आज ये टैलेंटेड लोग हो गए, समझते जागरूक हो गए, तो जागरूकता में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, ये कांग्रेस तो कहीं भी गवारा नहीं हो रही है 30 साल सत्ता रहने। तो इस तरह के जो ये आपसी विवाद या इस तरह के, चाहे वो जल विवाद के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कावेरी विवाद के मामले में कि सर्वसम्मति से इसको निस्तारण कर दिया जाए, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में रही, कभी इसको निस्तारण करने के लिए प्रमुखता से आगे नहीं बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जब जाके पानी का कुछ बंटवारा कैसा होने लगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि मेरा मूल जो सवाल था आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल यह है कि नेताओं को सोचना चाहिए कि हम सुनने वाले क्यों नहीं है। कई बार कुर्सियां खाली होती है और हम बोलते रहते हैं। अगर चैनल्स पे दिखाया जाता है, खासकर सरकार और सरकारी चैनल, अगर दूरदर्शन दिखाता है कि केवल पोडियम और स्टेज दिखाता है, तो समझ लीजिए कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और अगर आप अपने तरीके से अपनी वेबसाइट के जरिए, पार्टी की वेबसाइट के जरिए आप फुटेज दिखा रहे हैं जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें केवल आपके नेता को दिखा रहे हैं, तो आप तय मान के चलिए कि वहां कुर्सियां खाली पड़ी हैं, नेता केवल बोल रहे हैं, कुर्सियां पर बैठने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा गंभीर विषय है कि आज संसाधन इतने होने के बावजूद वे लोग सुनने नहीं जाते हैं, क्योंकि भरोसा खो रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो कुछ कह रहा है, हम किसी दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन हम जारी करते हैं सिर्फ उसी दिन नेताओं को ध्यान रहता है कि हमने ये जारी भी किया है, पूरा होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़ा एक चिंता का विषय है कि रैलियों से जो गायब होती भीड़, उसका बड़ा कारण है ये। चले, समय कम है, इस वजह से हम रोकना चाहेंगे, और कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान का कम समय, 1 वीक बचा हुआ है, और अब जब तक चीजें जैसे जैसे आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये तय मानिए कि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे मुकाबला काफी रोचक और रोमांचक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।